ठीक है, क्या है आपको इसका यूज है ना, यहाँ पर आपको सबसे पहले फंक्शन पढ़ लिया है, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी। इसका सीक्वेंस में बता रहा था। सीक्वेंस क्या है कि सबसे पहले फंक्शन पढ़े, जितने भी टाइप्स के फंक्शन हमें है ना बेसिक तरीके से जो आने चाहिए ना, बेसिक पार्ट है, वो सारे फंक्शन पढ़ लिए। फंक्शन के अंदर हमने ये चेक किया कि उसके अंदर क्या टाइप्स है, वन वन फंक्शन है, मिनिमम है ना, ऑन टू है, इन टू है। ठीक है, फिर हमने कंपोजिट फंक्शन चेक किया, ऑड इवन फंक्शन चेक किया। ठीक है, इन सब से, और पीरियडिक फंक्शन चेक किया। इन सब का यूज हमें ग्राफ बनाने में यूज आएगा। अल्टीमेटली आपको इसका ग्राफ ट्रेस करना है तो उसके लिए हेल्प करेगा। और साथ में फंक्शन के साथ में आपने इनवर्स फंक्शन निकालना भी सीखा। ठीक है, तो वो वाला पार्ट एकदम बेसिक पार्ट आ गया। फंक्शन ऑलरेडी हम पढ़ रहे थे 9th-10th में, उससे तो आगे की स्टेप है, बट आगे जो पढ़ना है उसका बेसिक स्टेप है। उसमें भी हमने क्या देखा, सिर्फ फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना सीखा। मतलब ग्राफ ड्रॉ करने में आपको इतना पार्ट यूजफुल होएगा। फिर उसी ग्राफ में हमने ये चेक किया किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कि वो उसमें लिमिट एग्जिस्ट करती है या उस पर्टिकुलर पॉइंट के आजू बाजू में उस ग्राफ का बिहेवियर किस तरीके से है। ठीक है, फिर हमने आगे चेक किया कि हाँ चलो बिहेवियर तो ठीक है, आजू बाजू में ठीक चल रहा है, क्या वो कंटिन्यूस है ना, क्या हम उससे कोई एक कंटिन्यूस फंक्शन का यूज आपको बताया था ना मैंने कि किस तरीके से आपको हायर स्टडीज में आने वाला है। ठीक है, अब हम उसी पॉइंट के आजू बाजू में डिफरेंशिएबल है कि नहीं वो चेक करने वाले हैं। तो वो डिफरेंशिएबल क्या है ना, उसका फिजिक्स में जो डेफिनेशन है या एक्चुअल डेफिनेशन है उसको लिख लेंगे। डेरिवेटिव है ना, लिख लेंगे, मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप सब लिख लेंगे, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन is a rate of change of a function with respect to another function या another variable भी बोल सकते हो, है ना। दोनों जगह फंक्शन की जगह वेरिएबल आप यूज कर सकते हो। रेट ऑफ चेंज ऑफ अ वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल या रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर एक फंक्शन ले लेते हैं y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। तो इतना पता चला है कि y जो है वो x चेंज होने पे इफेक्ट करेगा। तो डेरिवेटिव क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। मतलब मुझे चेक करना है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, मतलब पर्टिकुलर y का चेंज पे है ना विथ रिस्पेक्ट टू x का चेंज। मतलब क्या, कुछ समझ नहीं आया, ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पर आपके पास x है, इसका आपको y मिल जाएगा, उसको बोल देंगे सपोज एफ ऑफ एक्स, यानी इसका y भी बोल सकते हो। ठीक है, अब y बोलने में थोड़ा सा गड़बड़ होगा क्योंकि ये तो पूरा फंक्शन है। ठीक है, और हमने x को चेंज कर दिया x प्लस डेल्टा एक्स पे, तो उसके लिए उसका वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, x प्लस डेल्टा एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ कि डेल्टा वाई मतलब ये चेंज। ठीक है, ये चेंज कितना आ रहा है मेरे पास, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, मतलब इनका चेंज चेक करें तो ये आ जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स, है ना। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये सिंप्लीफाई होकर कितना बन जाएगा, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। अभी हमें ये डेरिवेटिव का ही प्रोसेस है। ठीक है, अभी हमें ये वाला जो पार्ट है वो बड़ी वैल्यूज के लिए भी चेक करना है और यही वाला पार्ट छोटी वैल्यूज के लिए भी चेक करना है। मतलब है ना, आपका जस्ट थोड़े से चेंज के बाद, जस्ट इसके बाद, है ना, इसके बाद वाले पॉइंट्स में भी हम चेक करेंगे यहाँ पर भी क्या इसका चेंजेस आता है ना। बड़े पार्ट के लिए तो हो सकता है चेंजेस, है ना, थोड़ा सा ज्यादा या कम, है ना, आगे पीछे हो सकता है। बट आप क्या करो, वेरी स्मॉल चेंज के लिए, है ना, डेल्टा एक्स को मैं
जितना कम कर सकता हूँ उतना कम करूंगा। तो फिर मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो ना, वेरी स्मॉल चेंज के लिए मैं इसको ऑब्जर्व करता हूँ, ठीक है, इसके आजू बाजू में। तो फिर ये जो पूरा पार्ट है, इस पार्ट को आप बोल सकते हो डी वाई बाई डी एक्स। ये जो डेल्टा होता है और ये भी डेल्टा ही है, इस डेल्टा का मतलब होता है वेरी स्मॉल चेंज, ठीक है। यहाँ पर जो डेल्टा एक्स है जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा क्योंकि हमने फंक्शन इस तरीके से लिया हुआ है, ठीक है, और आपका वाई होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, मतलब एक्स चेंज करने पे आपका क्या चेंज होगा, वाई चेंज होगा। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इनिशियली डेल्टा एक्स को वेरी स्मॉल कर दिया, तो वाई तो ऑटोमेटिक है ना, वो तो क्या जोरू का गुलाम टाइप का है, ठीक है, वो जो बोलेगा वो करना पड़ेगा उसको, है ना, डेल्टा एक्स जो बोलेगा वैसे डेल्टा वाई करना पड़ेगा उसको, ठीक है, इसको ध्यान रखो। ये कब लेना है, डी वाई बाई डी एक्स कब लेते हैं और डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स कब लेते हैं, ये वेरी स्मॉल चेंज के लिए डी वाई बाई डी एक्स लेते हैं। एक ऐसा भी रहता है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, है ना, ये भी डिफ्रेंशिएशन का ही पार्ट है ना, हम बाद में इसको देखेंगे ये कब यूज करता है, ठीक है, फिलहाल आपको डी वाई बाई डी एक्स चेक करना है, ठीक है, तो वो समझ में आ गया आपका, डेल्टा एक्स जो है वो वेरी वेरी स्मॉल है उसके लिए बात करना, ठीक है, तो ये पार्ट आपका बन जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, ठीक है, ये पूरा हुआ डेफिनेशन, यहाँ तक तो ये डेफिनेशन है इसका। अब यहाँ पर फंक्शन एक्स के फॉर्म में भी हो सकता है, एक्स की जगह कुछ और भी हो सकता है, ये तो हमने फंक्शन लिया था y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, तो इस तरीके से आपका पूरा डेफिनेशन बना, ठीक है। अभी इसी पार्ट को मैथमेटिकली जो यूज करने वाले हैं उसको समझते हैं, है ना, कि आपको डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, मान लिया सपोज कोई एफ कोई फंक्शन है, मैथ्स के अंदर जितना पार्ट पढ़ने वाले हैं उसमें ये वाला पार्ट कंपलसरी है कि वो फंक्शन जो है वो रियल फंक्शन होना चाहिए और कंटिन्यूस होना चाहिए उसके डोमेन में। ध्यान रखना, दिमाग में बिठा दो, कंटिन्यूस नहीं है तो हम उस पॉइंट पे बात ही नहीं करेंगे जहाँ पर कंटिन्यूस है, वहाँ पर डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं, हम उसको सोचेंगे भी नहीं, सपने में भी नहीं सोचेंगे। कंटिन्यूस तो होना ही चाहिए, तभी हम सपने में भी ट्राई कर सकते हैं कि इसको अप्लाई करें, ठीक है। देन हमारे पास क्या बात है, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू ए, मुझे यहाँ पर पर्टिकुलर एक पॉइंट पे चेक करना है, जनरल नहीं चेक करना है ना, गिवन पॉइंट पे मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर गिवन पॉइंट क्या था, एक्स था, ठीक है ना, एक्स के आसपास हम चेक कर रहे थे। वैसे यहाँ पर हमने एक्स इक्वल्स टू ए लिया हुआ है, ज्यादा चेंज नहीं है, ठीक है, एक्स इक्वल्स टू ए, और वो किस में होना चाहिए, उसके डोमेन में होना चाहिए, इज डिफाइंड बाय ये वाला पार्ट, ठीक है, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बाय एच, ठीक है, इसको भी मैथमेटिकली हम चेक कर सकते हैं। सेम ग्राफ, सिर्फ रिप्लेसमेंट करना है। यहाँ पर आपके पास सपोज कोई पॉइंट है एक्स इक्वल्स टू ए, एच पॉइंट यहाँ पर है, वो कितना आ जाएगा, ए प्लस एच, ठीक है, तो एफ ऑफ ए के लिए, सॉरी एक्स के लिए एफ ऑफ ए वैल्यू आ जाएगा और इसके लिए एफ ऑफ ए प्लस एच वैल्यू आ जाएगा इस पॉइंट के लिए, ठीक है, वाई का वैल्यू। तो अभी डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स करना है और लिमिट एच टेंस टू जीरो कर देना है ना, तभी तो आपका ये डी वाई बाई डी एक्स बनेगा। तो आप इसको लिख सकते हो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए प्लस एच माइनस ए, है ना, इनका डिफरेंस तो यही आएगा, बट ए कट हो जाएगा, सिर्फ एच बचेगा ना, तो वही लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। यही मेन पार्ट है जो कि आप बोल सकते हो 2 चैप्टर कवर कराता है। अभी आगे क्या लिखा हुआ है कि ये तो हुआ, है ना, डिफरेंशिएशन एफ डैश ऑफ ए, इसको डिनोट करते हैं एफ डैश ऑफ ए से, तो एफ डैश ऑफ ए आपका ये वाला पार्ट हुआ, प्रोवाइडेड दिस लिमिट एग्जिस्ट, ये लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए तो ही, अदरवाइज तो कुछ काम का नहीं है ना। तो डेफिनेशन में किसी को डाउट है क्या, जो भी समझाया है, ठीक है, आपको ये डेफिनेशन ध्यान रखना है।
अभी भी डिफरेंशियबिलिटी क्या है वो बताया नहीं मैंने, है ना। डिफरेंशियबिलिटी क्या है तो उसको चेक कर लेते हैं। डिफरेंशियबिलिटी ऑफ अ फंक्शन इज टेस्ट टू चेक वेदर द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट। भाई लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है उसको कैसे चेक करते हैं, हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते थे। यहां पर हमें कोई भी फंक्शन हो जिसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा वो चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, या डिफरेंशिएबल है कि नहीं है फंक्शन, वो चेक करने के लिए क्या करेंगे, उसको बोलेंगे कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबिलिटी उसकी मतलब चेक करनी पड़ेगी। और वो चेक कैसे करेंगे, वो यहाँ पर गिवन है कि ये वाला लिमिट आपको चेक करना है एग्जिस्ट करता है या नहीं। सिंपल मेथड है, सिंपल तरीका है। लिमिट के लिए लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं वो चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट चेक करते थे। अब यहाँ पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है कि नहीं या डिफरेंशिएबल है कि नहीं, उसमें सिर्फ एक ही कंडीशन है। एक तो पहले तो कंटिन्यूअस है कि नहीं वो तो आ गया है ना, अभी कंटिन्यूअस ही है मेरे पास फंक्शन, तो अभी मेरे को आगे बढ़ना है तो मेरे पास क्या स्टेप है कि ये लिमिट को एग्जिस्ट करवानी पड़ेगी। ठीक है, तो फिर नीचे मैंने लिखा हुआ है सिंस द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एफ डैश ऑफ ए ये होता है प्रोवाइडेड दिस लिमिट एग्जिस्ट, यही गिवन है ना, बाकी तो कुछ पार्ट है ही नहीं ध्यान रखने का। सो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट देखना पड़ेगा। और इसी के लेफ्ट हैंड लिमिट को बोला जाता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और इसी के राइट हैंड लिमिट को बोला जाता है राइट हैंड डेरिवेटिव। बाकी कुछ भी पार्ट नहीं है, हो गया तुम्हारा कॉन्सेप्ट। बेसिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन है इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल, है ना, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। ध्यान रखना है, यही जितना पढ़ा रहा हूँ सारा आपका एनसीईआरटी का ही है, मेरा खुद का कुछ भी नहीं है, सिर्फ आगे पीछे करके मैं अपनी तरीके से बता रहा हूँ, है ना। लाइन टू लाइन डिट्टो आपका एनसीईआरटी से ही है ना, कुछ भी ज़्यादा नहीं है। बस वहाँ पर अलग अलग जगह पर लिखा था, दो अलग अलग चैप्टर्स थे, मैंने थोड़ा सा मर्ज करके एक चैप्टर में कन्वर्ट कर दिया है ना, इस टाइप से। तो अभी करना क्या है भाई, है ना, कुल मिला के इस चैप्टर में हमें ये चेक करना है कि फंक्शन, है ना, जैसे हमने किया था ना पहले लिमिट और उसके बाद कंटिन्यूटी, वैसे यहाँ पर हम करेंगे पहले डेरिवेटिव और डिफरेंशिएबिलिटी और उसके बाद करेंगे डेरिवेटिव, है ना। डेरिवेटिव क्या है, वो उसका टेस्ट है, सॉरी डिफरेंशिएबिलिटी क्या है, डेरिवेटिव का टेस्ट है ना, बाकी कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, तो अभी इस टेस्ट को देख लेते हैं। ठीक है, जो आपका राइट हैंड डेरिवेटिव होता है वही आपका फर्स्ट प्रिंसिपल होता है ना। ये हमने कहाँ से किस तरफ देखा, हमने राइट हैंड साइड पे देखा हुआ है, चेक करें। तो राइट हैंड साइड पे, है ना, ए प्लस के लिए चेक किया है तो वही आपका यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट होता है, मतलब जो वही डेफिनेशन है। ठीक है, तो उसको अलग से आपको लिखने की जरूरत नहीं, ऐसे ही याद रखोगे। जैसे लिमिट के अंदर रहता है ना, अलग से हम रखते थे, यहाँ पर अलग नहीं है। यहाँ पर जो राइट हैंड डेरिवेटिव है वही आपका क्या है, उसका वैल्यू है, फर्स्ट प्रिंसिपल का वैल्यू है। ठीक है, अभी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का आपको अलग से ध्यान रखना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को मैं समझा देता हूँ क्या होता है ना। फंक्शन आपका कुछ इस तरफ से है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा ए माइनस एच और यहाँ पर आ जाएगा ए। ठीक है, तो इसके लिए वैल्यू चेक करेंगे, इसके लिए वैल्यू चेक करेंगे, है ना। ये वैल्यू आ जाएगा आपका एफ ऑफ ए, ये वैल्यू आ जाएगा आपका एफ ऑफ ए प्लस एच। ठीक है, तो आपको लिमिट एच टेंस टू जीरो चेंज इन वाई दैट इज एफ ऑफ दिस इज ए माइनस है, ए माइनस एच, तो एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए माइनस एच माइनस है, ए कट हो जाएंगे, माइनस एच बचेगा ना, वही लिखा हुआ है यहाँ पर। जबकि एच पता है ना आपको पॉजिटिव है, इस बात को भी ध्यान रखना है। एच नेगेटिव गिवन होता है, जो कि ये पूरा एक्सपर्ट हो जाएंगे ना उसके बाद समझाऊंगा नेगेटिव होता है तो कैसे सोचेंगे, है ना। ये नेगेटिव वाला पार्ट सिर्फ और सिर्फ एडवांस में पूछा जाता है, मेंस में नेगेटिव एच लेके नहीं पूछा जाता, है ना, तो डोंट वरी।
ये ही आपका पार्ट एनसीईआरटी का है, मतलब एच वहां पर पॉजिटिव ही कंसिडर करके सिखाया गया है। कोई भी डाउट है क्या किसी को? भाई साथ में थोड़े से मैंने डायग्राम वगैरह है ना, इधर उधर कुछ लिखा हुआ है, वो आप सब लिखते जाओ, है ना, सब बनाते जाओ साथ साथ में ना, कौन से पार्ट के लिए क्या करवाया है ना। एकदम से ये पीपीटी के बेस पे रहोगे तो इतना भी क्लियर नहीं हो पाएगा जितना होना चाहिए, है ना। क्लास वर्क के अंदर ये सारा कुछ आना चाहिए, ऊपर का डेफिनेशन मैंने लिखा ही नहीं है, ठीक है, तो उसको भी आप ऐड कर देना। चलो एक क्विक रिवाइज कर लेते हैं, है ना, होता क्या है 2 मिनट के अंदर। मुझे करना क्या है यहाँ पर, मुझे कोई भी फंक्शन वो उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है वो चेक करना है, उसको बोलते हैं डिफरेंशियबिलिटी। मतलब मुझे डिफरेंशियबिलिटी में करना क्या होता है, मैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करूंगा इस लिमिट का, या सेम लिमिट ये है, ठीक है, दोनों में से कोई एक, इस लिमिट का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करूंगा, और इस लिमिट एग्जिस्ट करता है तो फिर मेरे को इसको बोलना है एफ डैश ऑफ ए, मतलब एफ डैश ऑफ ए इक्वल्स टू आपका क्या पार्ट है, ये वाला पार्ट है। अब ये सारा कुछ करने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि वो फंक्शन उस गिवन पॉइंट पे कंटिन्यूस होना चाहिए, एक्स इक्वल्स टू ए पे। कंटिन्यूस नहीं है तो हमें वहां पर लिख लेना है नॉन डिफरेंशिएबल, बात खत्म। और हमने लिमिट के अंदर एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है उस टाइम पे बोला था कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों प्लस इनफाइनाइट आए तो भी हम बोलते थे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, माइनस इनफाइनाइट दोनों आए तो भी बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट करता है। कंटिन्यूटी में हमने चेक किया था कि वहां पर इनफाइनाइट लिमिट एग्जिस्ट तो करता है, बट वो सपोज एफ ऑफ ए इनफाइनाइट है तो भी वो कंटिन्यूस नहीं है ना, वो पार्ट हमने वहां पर ऐड किया था। यहाँ पर ध्यान रखना है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, फाइनाइट आना चाहिए। फाइनाइट नहीं आता है तो भी ये डिफरेंशिएबल नहीं है, मतलब वो फंक्शन का उस गिवन पॉइंट पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। और जो टेस्ट करने के बाद किसी की भी वैल्यू आ जाती है, वही वैल्यू आपका किसका वैल्यू है, एफ डैश ऑफ ए का वैल्यू है ना। इसका वैल्यू सपोज 3 आया, इसका भी 3 आया, तो एफ डैश ऑफ ए कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, है ना। उसको अलग से ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि जो आपका राइट हैंड डेरिवेटिव होता है वही डेफिनेशन है। ये जीरो प्लस ही तो होता है, एच क्या होता है, जीरो प्लस ही तो होता है, ठीक है। जीरो माइनस लोगे तो इस डेफिनेशन में फर्क नहीं पड़ेगा, वो सिर्फ यहीं पर फर्क पड़ेगा। इसके लिए ही आपको जीरो, जो एच है वो जीरो प्लस लेना है, सिर्फ ए टेस्ट के लिए। प्रिंसिपल के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रिंसिपल के नेगेटिव लोगे तो ये आ जाएगा चेंज होके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, बस और कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। जब लिमिट एग्जिस्ट करता है, सॉरी डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल है डेरिवेटिव के लिए, है ना, डिफरेंशिएबल है, तो आप चाहे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करें राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करें उससे फर्क नहीं पड़ेगा, उससे तो सेम ही आंसर देने वाला है। बट एक्चुअल में जो है ना एच आप नेगेटिव लोगे तो यहाँ पर राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू चेंज हो जाएगी ना, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा और ये आपका राइट हैंड डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप ध्यान रखें। अभी हमारे पास एक, मान सकते हो टेस्ट है या फिर एक एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में हम ये चेक करते हैं कि टेंजेंट बनता है गिवन पॉइंट पे, गिवन पॉइंट पे जो टेंजेंट बनता है उस टेंजेंट का जो स्लोप होता है वही एक्चुअली में इस पॉइंट पे जो डेरिवेटिव करते हैं, इस पॉइंट पे जो इसका डेरिवेटिव होता है एट एक्स इक्वल्स टू ए, मतलब एफ डैश ऑफ ए, ठीक है ना, इसके इक्वल होता है, मतलब टेन थीटा मान लेते हैं। ये जो लाइन है, थीटा नहीं हम अल्फा मानते हैं, ये जो टेंजेंट है आपका इसका स्लोप है अल्फा, तो टेन अल्फा किसके इक्वल होता है, एफ डैश ऑफ ए के इक्वल होता है। ये हमारे पास एक्टिविटी है, हम यहाँ पर ये चेक करेंगे कि टेन थीटा किसके इक्वल होता है, एफ डैश ऑफ ए,
मतलब उस गिवन पॉइंट पे मैं क्या चेक कर रहा हूँ, जो स्लोप जो टेंजेंट बनेगा उस टेंजेंट का स्लोप, और दूसरा पार्ट मुझे क्या चेक करना है, इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, वो किसके इक्वल आ जाएगा, दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे। ये एक्टिविटी है, ठीक है। तो इसको समझते हैं एक्टिविटी को। मेरे पास एक ग्राफ है, ग्राफ मैंने इस तरीके से लिया है जिसमें आइडियली समझ में आ जाए, ठीक है। फिर उसके बाद एक पॉइंट है आपका ग्राफ पे x इक्वल्स टू ए, तो उस x इक्वल्स टू ए में y के x की जगह पर f ऑफ x में a की जगह पर a पुट करेंगे तो क्या पॉइंट आ जाएगा, a कोमा एफ ऑफ ए ना। तो ये पॉइंट है आपका ग्राफ के ऊपर। दूसरा पॉइंट हमने लिया h डिस्टेंस पे इस तरफ a प्लस एच, तो उसका पॉइंट आ जाएगा r, और r पॉइंट का कोऑर्डिनेट आएगा a प्लस एच कोमा एफ ऑफ a प्लस एच, ठीक है। फिर h डिस्टेंस पे इधर देखा, मतलब a माइनस एच पे हमने एक पॉइंट ले लिया इस तरफ, यहाँ पर लिखा a माइनस एच कोमा एफ ऑफ a माइनस एच, ये पॉइंट आ जाएगा q। अभी मेरे पास, अभी मुझे ट्राइंगल पी क्यू आर में पी आर एस में, सॉरी पी आर एस के अंदर चेक करना है। पी आर एस के अंदर जो डायग्राम है इसमें चेक करो, ये परपेंडिकुलर है, ये लाइन भी परपेंडिकुलर है यहाँ पर ना। ये हमने अपने जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमने इसको ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। तो ये लिखा नहीं है, ये बेसिक बेसिक पार्ट है इसलिए, ठीक है। परपेंडिकुलर, तो ये भी परपेंडिकुलर बन जाएगा आपका। अभी मैं ऑब्जर्व करूंगा ट्राइंगल पी आर एस के अंदर, ट्राइंगल पी आर एस के अंदर मेरे पास पी आर जो है वो क्या है, सिकेंड है। ये जो लाइन बनेगी पी आर वो सिकेंड है, और सिर्फ पी आर को बोलेंगे तो कॉर्ड है ना, जो भी बोलना चाहो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पी आर सिकेंड है जो कि लाइन है, उसका एक एंगल मान के चलता हूँ, ये है आपका थीटा, इंक्लिनेशन एंगल क्या है, थीटा। ये स्लॉप की जगह लिख लेना है इंक्लिनेशन एंगल, ठीक है। तो ये थीटा है, तो ये पूरा एंगल भी थीटा बन जाएगा आपका, है ना। आपका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस यहाँ पर कौन सा पॉइंट है, एफ ऑफ ए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये पॉइंट बन जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, ठीक है। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, फिर ये डिस्टेंस कितना बन जाएगा आपका, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ना, आगे वाला डिस्टेंस हम माइनस कर देंगे, एफ ऑफ ए सिंप्लीफाई कर देंगे तो एच मिल जाएगा। अभी मुझे यहाँ पर बताओ कि ये जो सिकेंड है, सिकेंड का जो स्लोप है वो आपका थीटा है, तो टेन थीटा क्या बन जाएगा इसका, सॉरी थीटा आपका इंक्लिनेशन एंगल है, तो टेन थीटा क्या बन जाएगा आपका इस सिकेंड का, पी आर सिकेंड का टेन थीटा कितना बन जाएगा, इसका स्लोप बन जाएगा। तो स्लोप ऑफ सेकेंड पी आर, ठीक है, वो आता है आपके पास टेन थीटा, दैट इज इक्वल्स टू पी आर, है ना। टेन थीटा कितना होगा, पी सॉरी आर एस बाय पी एस, है ना, ये पीछे लेना है, आर एस बाय पी एस, ठीक है। अभी आर एस बाय पी एस, आर एस का डिस्टेंस हमने लेंथ निकाल लिया था, ये वाला लेंथ एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, वही लिखा हुआ है, अपॉन पी एस का डिस्टेंस है आपके पास, है ना, ए प्लस एच माइनस ए, वही लिखा हुआ है, इसको सिंप्लीफाई कर दिया था एच के अंदर, ठीक है। ये स्टेप यहाँ तक तो सिमिलर ही दिख रहा है। अभी मैं थोड़ा सा एक स्टेप टेंथ क्लास का यूज करता हूँ ना। टेंथ क्लास में हमने ये पढ़ा था कि जो आपका सिकेंड, सॉरी टेंजेंट होता है, टेंजेंट इज अ लिमिटिंग केस ऑफ सिकेंड। उसके अंदर दो एक्टिविटी थी एनसीईआरटी के अंदर, क्लास टेंथ के अंदर, एनसीईआरटी के अंदर, सर्कल चैप्टर के अंदर क्या एक्टिविटी है कि टेंजेंट इज अ लिमिटिंग केस ऑफ सिकेंड, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो फिर मैं वो पार्ट समझाता हूँ आपको, ना एक बार रिवाइज करा देता हूँ। करना क्या है, जैसे आप आर को मूव कराते आओगे पी की तरफ, वैसे वैसे ये जो सिकेंड है
वो मूव होता जाएगा टेंजेंट की तरफ। जब ये आर पी पे कोइंसाइड हो जाएगा तब जो ये लाइन सेकेंड है वो आपका क्या बन जाएगा, टेंजेंट बन जाएगा। तो फिर आर पी की तरफ कब मूव कर सकता है, जब आपका एच का वैल्यू कम होते जाए, एच का वैल्यू क्या होते जाए, स्मॉल होते जाए, टेंस टू जीरो होते जाए। तो फिर मैं यहीं पर इसी सेकेंड के स्लोप के अंदर है ना, लिमिट एच टेंस टू जीरो है ना, इसका ही जो स्लोप है, मतलब ये वाला पार्ट आर एस बाई पी एस, ठीक है, दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू जीरो f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a बाई h, है ना, इसी पे लिमिट अप्लाई कर दो। ठीक है, जैसे जैसे आपका h टेंस टू जीरो बनते जाएगा वैसे वैसे ये जो सेकेंड है आपका क्या बनते जाएगा, टेंजेंट बनते जाएगा, है ना, वही लिखा हुआ है मैंने। तो यही तो होता है आपका राइट हैंड डेरिवेटिव इस गिवन पॉइंट पे। ठीक है, तो फिर मैंने क्या चेक किया कि भाई जो सेकेंड बन रहा था इस तरफ, उसको मैंने जब लिमिटिंग केस बनाया, मतलब टेंजेंट बनाया, जब मैं टेंजेंट बना रहा हूँ सेकेंड को इस तरफ से राइट हैंड साइड से, तो वो किसके इक्वल आ रहा है, राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल आ रहा है। और जब हम बात करेंगे इस तरफ से, है ना, लेफ्ट हैंड की तरफ से, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का जो पार्ट है ना वो यहाँ पर लिखा हुआ है। आपका ये सेकेंड है, पहले तो पी क्यू, ठीक है, पी क्यू आपका जो स्लोप ऑफ पी क्यू, सेकेंड का स्लोप क्या आ जाएगा आपके पास, क्यू टी बाय टी पी, ठीक है ना, क्यू टी बाय टी पी। अभी क्यू टी कितना है आपके पास, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए माइनस एच माइनस ए, ना कट हो जाएगा, सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय माइनस एच। तो अभी भी यहाँ पर भी सेम ही लॉजिक है, क्यू को हमें मूव कराना है, कहाँ तक जाएगा, ये पी के ऊपर कोइंसाइड होगा, तो इस कंडीशन में भी ए से थोड़ा सा माइनस कम होते जाना चाहिए, मतलब एच जो है वो टेंस टू जीरो होते जाना चाहिए। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो क्यू टी बाई टी पी इट इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई माइनस एच, है ना। तो ये आपका बन जाएगा टेंजेंट का स्लोप। ठीक है, यहाँ पर ये आपका क्या बन जाएगा, टेंजेंट का स्लोप बन जाएगा, है ना। यहाँ पर ये क्या बन रहा था आपका, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये वाला पार्ट। तो हमने जब टेंजेंट बनाया, मतलब सेकेंड को टेंस टू टेंजेंट कर दिया, और हमने ये देखा लेफ्ट हैंड तरफ से, तो वो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के ही इक्वल आ रहा है, और जब हमने चेक किया राइट हैंड की तरफ से तो वो राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल ही आ रहा है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, यहाँ तक एनी डाउट? ठीक है, क्योंकि मुझे कंक्लूजन करना है, अब मैं कंक्लूड करूंगा, तो कंक्लूजन से पहले ये वाला पार्ट आपको परफेक्ट होना चाहिए। क्लियर है तो आगे कंटिन्यू करते हैं ना, वही पार्ट लिखा हुआ है मैंने जो आपको अभी बता रहा था। अभी होता क्या है, कंक्लूजन है, सिंपल है, और यही पार्ट हम आगे सॉल्व करने में यूज करने वाले हैं। फिर हमने ये तो देख लिया कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव उतना ही इक्वल है जितना आपका टेंजेंट को हम लेफ्ट हैंड की तरफ से चेक करें, राइट हैंड की तरफ से चेक करें। या फिर मैं ऐसा बोला जाए कि भाई टेंजेंट तो किसी भी फंक्शन का यूनिक ही होता है, टेंजेंट तो किसी भी कर्व के गिवन पॉइंट पे यूनिक ही होता है। तब जब टेंजेंट यूनिक है तो फिर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव भी तो यूनिक ही बनेगा और फाइनाइट क्वांटिटी ही देगा वैल्यू। इसमें एक पॉइंट मिसिंग है, वो आगे का टॉपिक है, बाकी का आप ध्यान रखो, अभी फाइनाइट ही वैल्यू देगा। टेंजेंट जब वर्टिकल होगा तब की बात अलग है, वो वर्टिकल वाला टॉपिक हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं।
ठीक है, बाकी वर्टिकल टेंजेंट नहीं है, तो ये जो है ये यूनिक टेंजेंट ही होगा, और आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव कितना देगा, ये फाइनाइट क्वांटिटी ही देगा, फाइनाइट वैल्यू ही देगा। तो फिर मैं ये चेक कर लूंगा कि भाई कोई भी फंक्शन है गिवन पॉइंट पे, उस फंक्शन का टेंजेंट क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। यूनिक हम ग्राफ को ड्रॉ करके बता सकते हैं कि वो यूनिक है या नहीं है। यूनिक है तो उसका डिफरेंशिएशन मतलब वो डिफरेंशिएबल है, उसका डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करता है। कॉन्सेप्ट है ना, टू द पॉइंट, एकदम से क्लियर होना चाहिए, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, है ना। आपको इस लेवल तक का क्लेरिफिकेशन, है ना, कहीं पे भी कोई भी ऑनलाइन यूट्यूब चेक कर लो, काफ़ी डिफिकल्ट है ना। ये वाला पार्ट बहुत ही ज़्यादा मैंने सोच समझ के रिसर्च करके इतना क्लियर किया हुआ है ना। आप समझो बात को, और आपको कहीं पर भी कंफ्यूजन है तो आप तुरंत पूछ लो मुझे। अगर आपको डायरेक्ट शॉर्टकट में दिया जाएगा कि ऐसा ऐसा होता है तो आप ये कर लो, बस खत्म। क्यों होता है क्यों नहीं होता है मैं बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत ही क्लियर तरीके से बता रहा हूँ। किसी को कुछ भी डाउट है बेटा, आप मुझे पूछ सकते हो। क्या करना है, हम आगे जाके ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ का ऐसे पॉइंट्स फाइंड कर लेंगे, वो ग्राफ से दिख जाएंगे कि जहां पर आपका एक यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो वो पॉइंट्स को हम चेक कर लेंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट हो जाएगा। ये शॉर्टकट है, ये एक्टिविटी के थ्रू हमने शॉर्टकट डिराइव किया। एक्टिविटी भी ध्यान रखना है, शॉर्टकट को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। ओके, देन अभी कुछ एक दो पॉइंट लिखे हुए हैं, वो पहला पॉइंट क्या है, ये क्या होता है भाई, है ना, वो बाद में पढ़ेंगे। तुम जो पूछ रहे हो वो अभी मैं बता नहीं सकता हूँ, वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर होता है, अभी वो सब मैंने बताया नहीं, तुम वैसा मत लाओ। जो बता रहा हूँ उतना ही ध्यान दो, उतने में आपका सब कुछ हो जाएगा, पूरा कवर हो जाएगा, एक भी पॉइंट छूटेगा नहीं। जो बता रहा हूँ उतना ही ध्यान दो, आगे के चैप्टर्स के पॉइंट्स अभी नहीं लाने हैं, वो होता तो मैं बता देता, ठीक है, राइट। ओके, देन अभी ये पॉइंट पे ध्यान दो, f of x is said to be differentiable at x equals to a only when आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हो, और जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होगा उसी को किसके इक्वल बोलेंगे, एफ डैश ऑफ ए के इक्वल ही बोलेंगे, है ना। इसको अलग से चेक नहीं किया जाता, ये वैसे गलत लिखा हुआ है ना। ये सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू ए ओनली व्हेन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है, और इक्वल भी है और क्या है, फाइनाइट क्वांटिटी भी है ना। और फिर हम हर बार ये तो नहीं लिखते ना ए प्लस और ए माइनस, हम हर बार यही लिखते हैं, बट डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका डेरिवेटिव इसी तरीके से लिखते हैं। दूसरा लैंग्वेज इसी तरीके से और यूज आएगा कि वी फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू ए, तो क्या फाइंड करना है आपको, ये फाइंड करना है, एफ डैश ऑफ ए फाइंड करना है। लैंग्वेज को ध्यान से समझ लेना, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स हैं, इन एग्जांपल्स के अंदर हम दो मेथड से काम करेंगे और धीरे धीरे तीसरा मेथड डिराइव करेंगे। तीन मेथड करने हैं, तीनों मेथड आप सबको आना चाहिए, क्योंकि कौन सा मेथड कहाँ पर अप्लाई होगा वो मुझे नहीं पता। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव सब जगह अप्लाई कर सकते हैं, बट उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, हो सकता है, ठीक है। तो उस तरीके से मुझे ग्राफ का भी यूज़ करना है, काफ़ी जगह ग्राफ ही नहीं बना पा रहे ना, ग्राफ बनाना ही डिफिकल्ट है, तो फिर हम उसकी जगह पर कुछ और शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो हम तीनों मेथड को पर्टिकुलर एक एग्जांपल में ही यूज करेंगे, और वो टाइम बचाने के लिए उसका यूज हम करेंगे, वो भी सिखाऊंगा कि किस टाइप का एक एग्जांपल है तो वहां पर कौन सा मेथड अप्लाई होगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग में तो दो मेथड से स्टार्ट करेंगे, और ये 6 का 6 एग्जांपल्स करते करते हम लोग दूसरा मेथड भी डिराइव कर लेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल, इसके अंदर क्या है, मॉड एक्स है। फर्स्ट एग्जांपल से पहले हम थोड़ा प्रीवियसली आ जाते हैं, और यहाँ पर मैंने टेंजेंट का डेफिनेशन बताना भूल गया ना, टेंजेंट का डेफिनेशन, व्हाट इज टेंजेंट।
भाई टेंजेंट होता क्या है ना, मैं डायग्राम बना रहा हूँ। एक तो ये हुआ टेंजेंट, ठीक है, एक इसको बोलेंगे 1। एक तो ये हुआ टेंजेंट, ये बोलेंगे 2। एक मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 3। भाई मुझे बताओ इसमें से कौन सा टेंजेंट है और कौन सा नहीं है, आप चैट में बता सकते हो जल्दी से। 1 2 3, कौन सा टेंजेंट है और कौन सा टेंजेंट नहीं है। भाई साथ में लिखो है ना, 1 2 लिख के तुम एंटर दे देगे और फिर दूसरा कोई टाइप कर देगा, तो ऐसा नहीं, पूरा साथ में लिखो। 1 2 आर टेंजेंट एंड 3 आर नॉट, ऐसा कुछ लिखना है तो ठीक है। हाँ तो सब बोल रहे 1 2 आर टेंजेंट एंड 3 इज नॉट। सबका सेम ही आंसर आ रहा है, सबका सेम आंसर आ रहा है। ओके, बट ये आपने कभी किसी ने बताया नहीं है ना, इस वजह से सबका सेम आंसर आ रहा है। मैं बता रहा हूँ, अब से मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ टेंजेंट की। तो टेंजेंट इज अ लाइन विच टच, पूरे सर्कल के टेंजेंट की बात कर रहे हैं क्या, पूरे कर्व की टेंजेंट की बात कर रहे हैं क्या, ध्यान से समझो, है ना। मैंने लिंक इंग्लिश में है ना वो भूल जाओ। मैं पहले क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसकी बात करो। मैं टेंजेंट किस पे बात कर रहा हूँ, गिवन पॉइंट की बात कर रहा हूँ, गिवन पॉइंट पे, कर्व के गिवन पॉइंट पे टेंजेंट की बात कर रहा हूँ। तो टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट इज अ लाइन विच टच द कर्व एट अ गिवन पॉइंट, जहां पर आपको टेंजेंट फाइंड करना है उस गिवन पॉइंट पे वो सिर्फ टच होना चाहिए। तो 1 2 3 तीनों ही आपके टेंजेंट है, तीनों ही टेंजेंट है, 1 2 3 तीनों ही टेंजेंट है, ध्यान से समझना। इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट की बात हो रही है, पूरे कर्व के ऊपर टेंजेंट कभी बनता ही नहीं है। टेंजेंट गिवन पॉइंट पे ही बनता है और गिवन पॉइंट पे वो टच होना चाहिए, है ना। इस टाइप से भी डायग्राम बन सकता है कि वो आगे जाके इस पॉइंट पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसी पॉइंट के आजू बाजू में चेक करेंगे, यहाँ पर ये टेंजेंट है, वो आगे जाके क्या हो रहा है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। आगे जाके या पीछे ग्राफ में वो टच हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी तक आपने टेंजेंट कहाँ देखा था, सिर्फ और सिर्फ सर्कल में देखा था, पैराबोला में देखा था, हाइपरबोला में देखा था, इलिप्स में देखा था। तो इन सब के अंदर टेंजेंट्स वापस कर्व को टच नहीं करता है, तो आपका डेफिनेशन कंफर्म हो गया, क्योंकि सर्कल में 10th में पढ़ा था, 11th में जाके भी वही डेफिनेशन आ रहा था, मतलब किसी ने डेफिनेशन बताया नहीं था, बट टेंजेंट तो इसी तरीके से बन रहा था, तो आपने डेफिनेशन खुद ही बना लिया। ठीक है, कि टेंजेंट जो होता है वो कर्व को वापस इंटरसेक्ट नहीं करता। बट हाइपरबोला में थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करते, तो हाइपरबोला में टेंजेंट वापस दूसरे पार्ट को, एक पार्ट का टेंजेंट दूसरे पार्ट के जो हाइपरबोला है ना, दो पार्ट रहते हैं उसमें, ठीक है ना, सेकंड जो ग्राफ है उसमें इंटरसेक्ट करता ही है। जो टेंजेंट इंटरसेक्ट नहीं करता, ऐसा टेंजेंट बन ही नहीं सकता है, फिर उसको एसिम्पटोट बोला जाता है ना, वो बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हाइपरबोला में थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन किया होता, तो वहीं पर आपकी डेफिनेशन क्लियर हो जाती। दोनों पार्ट मिला के हाइपरबोला का पूरा ग्राफ बनता है, अकेला पार्ट हाइपरबोला का ग्राफ नहीं होता। ठीक है, तो एक पार्ट के अंदर से आपने कोई टेंजेंट बनाया, वो दूसरे पार्ट में जाके इंटरसेक्ट करता ही है ना। तो ऐसा हम कंसिडर करें कि टेंजेंट कभी इंटरसेक्ट हो ही नहीं सकता, तो फिर हाइपरबोला के कोई टेंजेंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, बात ही खत्म, है ना। तो वो टेंजेंट का डेफिनेशन नहीं था, ध्यान रखो टेंजेंट का डेफिनेशन क्या है। भाई टेंजेंट पूछा जाए तो पहले बोलो कि कौन से पॉइंट पे टेंजेंट फाइंड करना है, अदरवाइज टेंजेंट की बात ही नहीं मत करो। वो बोलेंगे कि इस पॉइंट पे बात करनी है, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, वो हम अभी चेक करेंगे, आगे चेक करेंगे कि वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है, वो भी चेक कर लेंगे। तो वहां पर टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा वो हम कंफर्म कर सकते हैं। या फिर डायग्राम से आप डायरेक्ट ही बता दो कि टेंजेंट
यूनिक ही होना चाहिए, है ना। तो टेंजेंट एग्जिस्ट करता है, यूनिक टेंजेंट बन रहा है, हाँ तो यूनिक टेंजेंट बन रहा है तो टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि वो डिफरेंशिएबल फंक्शन भी है ना। दोनों को आपस में लिंक है पार्ट, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन में हम दो मेथड करेंगे। मेथड वन में हमें करना है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। तो इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए फंक्शन को पहले हम स्प्लिट कर देंगे, x when x is greater than equals to 0 माइनस x when x is less than 0। आपको डायरेक्ट समझ में आ जाता है तो वेल एंड गुड, बट डायरेक्ट नहीं आता तो इस तरीके से स्प्लिट करो। फिर मुझे करना है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मुझे चेक करना है कहाँ पर है। अब यहाँ पर तो मैं समझ पा रहा हूँ कि है ना, सिर्फ मुझे 0 पे ही चेक करना पड़ेगा, बाकी जगह पर तो ये क्या होगा आपका, है ना, कोई क्रिटिकल पॉइंट्स वगैरह नहीं देगा, ठीक है। सेम वे में यहाँ पर भी कहाँ पर चेक करूंगा, सिर्फ 0 पे ही चेक करना है मुझे इसके दोनों को लेके, ठीक है। उससे अच्छा क्या, पहले मेथड 2 देख लेते हैं। मेथड 2 देखेंगे तो आपको थोड़ा सा क्लेरिफाई हो जाएगा ग्राफ से। मेथड 2 पहले देखते हैं, मेथड 1 बाद में देखते हैं। मेथड 2 क्या है, ग्राफ बनाओ। मोड एक्स का ग्राफ बना दिया आपने। अभी ये तो क्या है, कर्व है ही नहीं। पहली बात, एफ ऑफ एक्स कर्व होता तो मुझे वहां पर टेंजेंट की डेफिनेशन के बारे में सोचना पड़ता, टेंजेंट के बारे में सोचना पड़ता। मैं यहाँ पर कोई भी पॉइंट चूज करूंगा, इस पॉइंट पे, इस लाइन पे, वो सारे उस पॉइंट पे टेंजेंट खुद ही देखा, ये खुद ही इटसेल्फ ही टेंजेंट है। लाइन इटसेल्फ ही टेंजेंट एट ए गिवन पॉइंट इन अ लाइन ना। कर्व होता तो वो टेंजेंट बाहर आता और वो फाइंड करना पड़ता। यहाँ पर तो जो भी पॉइंट पे आप